शब्दोत्सव की चौथी श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं स्वाति सुबोध, आद्यांतरा की फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर। ये शब्दोत्सव हमारा चौथा प्रयास है। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स भी हम इसको कहते हैं। ये लास्ट ईयर हमने दिसंबर से स्टार्ट किया। इसका पहला एडिशन न्यूयॉर्क में हुआ था और दूसरा इसी साल मई में दिल्ली में, तीसरा बैंगलोर में हुआ सितंबर में और ये चौथा। हमारा प्रयास ये है कि अलग अलग जगह हम फेस्टिवल ऑफ लेटर्स या शब्दोत्सव को ऑर्गेनाइज करें ताकि अलग अलग राइटर्स, पोएट्स, लिटरेरी एक्सपर्ट्स से का काम जानने का मौका मिले। ये उसी का एक छोटा सा प्रयास है। आगे की गतिविधियों के लिए मैं डॉक्टर माधुरी सुबोध को निमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि आद्यांतरा की को फाउंडर हैं और आद्यांतरा की लिटरेरी और थिएटर एक्टिविटीज़ को लीड करती हैं। डॉक्टर माधुरी सुबोध। सभा में आए हुए आप सब सुधी जनों का स्वागत है आद्यांतरा के शब्दोत्सव में। आज का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हम लेखक से मुलाकात से कर रहे हैं और को एक मंच की तरह इस्तेमाल करें। विभिन्न देशों में जो लेखक हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी साहित्य में या हिंदी संस्कृति नाटकों में काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पर ला पाएं और लोगों से उनका संवाद स्थापित कर पाएं। सुषमा मल्होत्रा जी न्यूयॉर्क में रही हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती रही हैं और निरंतर रूप से एक कार्यक्रम ऑनलाइन वो हर महीने करती हैं जिसमें देश और विदेश के सब लोग जुड़ते हैं। आद्यांतरा भी उसी धरातल पर अपनी वर्चुअल बैठक हर महीने के दूसरे शनिवार को करता है और हम भी ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें अलग अलग महाद्वीपों के लेखक या विद्वज्जन जुड़ते हैं और कभी नहीं मिले लेकिन एक दूसरे से परिचित हैं। ये सिलसिला आद्यांतरा ने शुरू किया था कोविड के दिनों में, जब हम लोग इस ढंग की बैठकें नहीं कर पाते थे। तब यही हुआ कि ऑनलाइन हम सबको जोड़ सके। जब कोविड चला गया तब हमने चाहा कि उसको डिसकंटिन्यू करें, लेकिन लोगों ने करने नहीं दिया। सब सेतु का निर्माण करने की कोशिश, भरसक कोशिश वो कर रही हैं। उनसे अनुरोध है कि प्रवासी जीवन के अपने कुछ संघर्षमय अनुभवों को आपके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि बाहर का आकर्षण बहुत है और ग्लोबल विलेज में हम लोग आज के युग में रह रहे हैं, तो बाहर जाना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप यहाँ चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, लंच के समय तक आप यूरोप में पहुँचिए और रात का डिनर अमेरिका में कर सकती हैं। लेकिन जो वहाँ जाकर बस गए हैं उनके क्या संघर्ष रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज रही हैं, वो अपने पतिदेव डॉक्टर वेद मल्होत्रा जी की साक्षी में छुपाएंगी नहीं, सब बातें सही सही बताएंगी, ऐसा अनुरोध है। वेद जी भी इनके सहयोगी हैं। वर्चुअल कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और यहाँ भी उड़ाकर इनको ले आए हैं अमेरिका से हमारे कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए। तो सुषमा जी अपनी बात शुरू कर सकती हैं। जो बड़े हैं उनको आदरणीय और जो छोटे हैं उनको सब प्रेम मेरा नमस्कार। कविता लिखती हूँ, ये तो बचपन का जो भी एक शौक था चल रहा था, चलता रहा।
तो लेकिन जो आपने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, तहे दिल से माधुरी जी, माधुरी सुबोध जी, आपका, आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमेरिका में जाकर कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि लोग, आप गुजरात से हैं, आप बिहार से हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये वहाँ बहुत चलता है। यहाँ तो है ही, वहाँ पर भी लोग ऐसा ही जुड़ते हैं। तो मैं आपको एक कविता, अगर आप स्वागत है, इसी पुस्तक में से, थोड़ी सी लंबी है कि मेरा देश मेरी पहचान, मैंने लिखी थी क्योंकि एक लेडी ने मुझे इतना तंग किया, तुम कहाँ से हो, तुम कह क्यों नहीं देती हो कि तुम पंजाब से हो। तो उसी को मैंने लिखा था, और मैंने फिर पढ़ी, और मेरी पहचान, आप कहाँ से हैं। और ये कविता देखिए बातचीत वार्तालाप में है, कोई ये किसी खास विधा में नहीं है। कई बार उत्तर दिया मैंने इस प्रश्न का, और हर बार मेरा उत्तर था, मैं भारत से हूँ। प्रश्नकर्ता के चेहरे पर छाई परेशानी, नहीं, मेरा मतलब है कि कहाँ से हो। प्रश्न मैंने पूरा होने न दिया। कई बार मैंने कहा, मैं पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं हूँ। प्रश्नकर्ता ने फिर सवाल किया, पर भाषा कौन सी बोलती हो घर में। मैंने उत्तर दिया, मेरी भाषा घर में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होती है, और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न होती है, पर हिंदी है मेरी मातृभाषा। अंग्रेजी नहीं बोलती वहां मैं, जहां उत्तर देने वाले को कठिनाई हो। बात कर मैं पंजाबी में खुश करती हूँ अपनी माँ को, जो अभी अभी भारत से आई है। मुस्कुराहट आ गई प्रश्नकर्ता के चेहरे पर, कहा, तो यूं कहो कि तुम पंजाबिन हो। लगा मुझे जैसे मुझ पर उंगली उठाई जा रही है, किसी गुनाह की सजा सुनाई जा रही है कि तुम तो भारतीय हो ही नहीं। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, सोचने समझने में कहाँ त्रुटि रह गई। तत्पश्चात मुझसे कोई प्रश्न ना पूछा गया। शायद प्रश्नकर्ता मेरी असलियत जान गया। वह पहचान गया कि मैं उस भाषा से अब परिचित हूँ, जिस भाषा से वह भली भांति परिचित है। चीख कर मैं कहना चाहती थी कि जन्म मेरा भारत के एक शहर में हुआ, जिसे पंजाब का हिस्सा माना जाता है। होश संभाला उत्तर प्रदेश में, ससुराल मिली महाराष्ट्र में। पति के बहन भाई दिल्ली और राजस्थान में, कुछ वर्ष बिताए संग हिमाचल में, और अब आ गई प्रदेश में। पर यहाँ मेरी पहचान की जा रही है मेरे राज्य से। मैंने स्वयं को सदा देश के संग जोड़ा, पर लोगों ने मुझे कई हिस्सों में तोड़ा। उत्तर की हो या दक्षिण की, पूर्व में रहती हो या पश्चिम में, कौन सी भाषा बोलती हो, क्यों नहीं पहचान बनती हमारी अपने देश से। विदेशी पहचाने मुझे हिंदुस्तानी के रूप में, पर हिंदुस्तानी पहचाने मुझे मेरे राज्य के नाम से। क्यों, क्या कारण है। मेरी पहचान मेरा देश है, हिंदुस्तान ही मेरा परिवेश है। राज्य और उसकी भाषाएं आती है देश के पश्चात में। 21वीं सदी है, अब तो होश में आ जाओ, क्या रखा है भाषावाद में, क्या रखा है भाषावाद में। ये कविता मैंने बातचीत करते हुए सोच के मैंने की थी। और एक कविता जो कि मेरे वहाँ पर मित्रों को, मेरे अखिल विश्व हिंदी समिति ग्रुप के लोगों को बहुत पसंद आती थी, कि मैं अपनी मम्मी को आती चली जाती, रहती नहीं थी वापस, ग्रीन कार्ड होने के बावजूद भी। तो एक छोटी सी कविता, लेकिन वो बहुत वहाँ लाइक करते हैं। माँ के जाने के बाद, ये तब माँ दुनिया में थी, अब वो दुनिया से जा चुकी हैं। वह भरा भरा सा कमरा खाली लगने लगता है माँ तेरे जाने के बाद। न तुम मुझे अपने पास रख सकी, न स्वयं ही मेरे पास रहना चाहा। न तुम मुझे अपने पास रख सकी, न स्वयं ही मेरे पास रहना चाहा। यह एहसास हुआ मुझे माँ तेरे जाने के बाद।
ये सच्ची बातें हैं कि धीरे धीरे पांव उठाकर चलना, कहीं मेरी नींद ना टूट जाए। अब उठकर मैं उस आहट को ढूंढती हूँ माँ तेरे जाने के बाद। रसोई से उड़ती व्यंजनों की सुगंध और मिठास पकवान की, अब कौन लाएगा मेरी रसोई में माँ तेरे जाने के बाद। और जो अंतिम पंक्तियां हैं, माँ जब तुम पास मेरे परदेश में आई, देश की मिट्टी की सुगंध साथ लाई। माँ जब तुम पास मेरे परदेश में आई, देश की मिट्टी की सुगंध साथ लाई। अब मेरा घर फिर से विदेशी हो गया माँ तेरे जाने के बाद। मुझे लगता है कि अभी कविता पाठ नहीं चल रहा था हर्षवर्धा जी का, जिस तरह बोल रही थी। क्षणिका है, सुनिएगा कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, लेकिन काश आप हमें पूजने की बजाय हमें पढ़ लेते। क्या बात। और एक और लघु कविता यूं है कि वे 4-5, इसका शीर्षक है संकेतों की भाषा, साइन लैंग्वेज। वे 4-5 के समूह में बातें करते हैं संकेतों की भाषा में। वे 4-5 के समूह में बातें करते हैं संकेतों की भाषा में। देखते बनता है उनके हाथों और उंगलियों के संचालन की मुद्राएं और गति। वो बहुत गहरे डूबे हैं अपने वार्तालाप में। तरह तरह के भाव उभरते हैं उनके चेहरों पर। उनकी इस बातचीत का दृश्य बनाता है एक अजीब कौतूहल का वातावरण। विस्मित हो देखते हैं आसपास के लोग, विस्मित हो देखते हैं आसपास के लोग, दया भाव से लेकर उपहास तक के भाव से। फिर आपस में फुसफुसाते हैं। एक फुसफुसाता है गूंगे हैं, एक फुसफुसाता है दूसरे से गूंगे हैं। उन्हें दिखता है सिर्फ गूंगापन। वे सुन ही नहीं पाते कि इस वार्तालाप में जिंदगी कैसे चहक चहक कर बोल रही है। और बस एक कविता जो बहुत वायरल हुई, बहुत दुनिया भर की बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ उसका, और मैं जिन जिन इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में गया वहाँ भी इसी कविता को सुनाया। तो मैं वो कविता सुनाकर विराम दूंगा कविता पाठ को। और खास करके 2 कारण हैं उसके। एक तो दिल्ली में है हम लोग, और दिल्ली ने हमारी बहुत तरक्की कर ली है, और इतनी तरक्की कि आए दिन यहाँ रोड रेस होता है, 1 मिनट में व्यक्ति हत्यारा बन जाता है। और दूसरा ये कि यहाँ युवा मित्र बैठे हैं, तो ये कविता बहुत जरूरी है। सुनिए, शीर्षक वेलो। कि वेलो डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। कि वेलो डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने की आकर चुग सके चिड़िया। वे घर के बाहर बनवाते थे हौदी के आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक। कि सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक, कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड आ जुड़ते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे कि राम की चिड़िया राम के खेत और खावरी चिड़ियों भर भर पेट। कि राम की चिड़िया राम के खेत और खावरी चिड़ियों भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचा कर आते थे उस मकान तक।
कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में, कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग, कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता है एक संग्रहालय, कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था। नमस्कार। सबसे पहले तो आभार माधुरी जी आपका। बहुत बार मुझसे कहा गया, लेकिन संभव आज हुआ ना आयोजन में, और मुझे खुशी है कि मैं उस समय आ गया था जब मैं पहचान नहीं रहा, लेकिन सुषमा मल्होत्रा, अच्छा, क्योंकि आपके बारे में बताया गया था मुझे टेलीफोन पर कि आप प्रवास में हैं और वहाँ रह करके लिख रही हैं, तो एक आकर्षण हुआ। तो आपकी शब्दों में लेकिन कुछ कविताएं मैं सुन पाया। उसके बाद बहुत ही अच्छा जो वाचन हुआ और फिर उसके बाद उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी हुई नाटक पर, उसको सुना तो काफी स्तमित होकर के मैं यहाँ बैठा हूँ। और अब ये कवि गोष्ठी की बात है, इसके साथ साथ मेरे बहुत ही प्रिय श्रीशंकर वाजपेयी की बहुत ही बढ़िया कर, मैं तो उनको सुनता ही रहता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ। आप लोग भी बहुत सारे सुनकर पढ़ते रहे, तो आपने देखी जिनके बारे में क्या कहा जाए। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे बीच काफी कवि उपस्थित हैं और समय शायद 5 बजे तक का है ना, तो उसको ध्यान में रख करके ही आप अपना प्रस्तुतिकरण करें। अगर थोड़ी लंबे आकार की कविता हो तो एक पर्याप्त है, और अगर छोटे आकार की हो तो आप 2 या 3 भी पढ़ सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा, ज्यादा ना कहते हुए, कुछ समय मैं भी जानता हूं कि मुझे लेना ही चाहिए ज्यादा, कि आज अगर कहीं मनुष्यता बची हुई है तो वो साहित्य में बची हुई है। साहित्य ही वो जगह है जहां पर आज भी आप मनुष्यता को देख सकते हैं। जिस तरह की मनुष्यता हम देखना चाहते हैं उसके बाहर बहुत बार ऊंचा नीचा होता रहता है, लेकिन जो सचमुच में उत्कृष्ट साहित्यकार हैं वो जानते हैं कि जो उनका सर्वश्रेष्ठ मनुष्य रूप होता है वो उनकी रचना प्रक्रिया में होता है। रचना प्रक्रिया में वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है। उसके बाहर आने के बाद स्वयं रचनाकार भी बहुत बार कुछ लेने में फंस जाता है, चाहे परिवार हो चाहे दूसरी चीज है। एक बात, और दूसरी बात यह है, साहित्य ही वो स्थान है जहां पर कोई भी बांटने वाली ताकत बांट नहीं सकती, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो भूगोल हो, कोई भी हो। एक साहित्य ही वो जगह है। शेष सब जगह हम बढ़ते चले जाते हैं, हमें बांटा जाता है और उसकी गिरफ्त में आते चले जाते हैं। लेकिन साहित्य पूरी पृथ्वी का होता है, पूरे ब्रह्मांड का होता है, पूरी मानवता का होता है। इस टिप्पणी के बाद में सबसे पहले अनुरोध कर रहा हूं डॉक्टर कुंवर सिंह काव्य मार्तंड जी से, वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। जीवन एक तंदूर। मैंने जीवन को एक तंदूर के रूप में देखा है। नया प्रतीक है। देखें, मैंने
कोशिश की है। जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर, जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर। श्रम की भट्टी में तपने को, श्रम की भट्टी में तपने को हर मानव मजबूर। जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर। आज बंद देखें कि भूख प्यास के दो पाटों बिच गेहूं सा पिसता है। भूख प्यास के दो पाटों बिच गेहूं सा पिसता है। किसी शांति की चाहत में फिर आटे सा गूंथता है। लोई सा बिलता है, बिलकर रोटी सा सिकता है। थाली तक जाने की खातिर पैसे से बिकता है। पापी पेटों को भरने हेतु बनता है मजदूर। जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर। और तंदूर में कोयला भी है, लकड़ी भी है। इसको लेके एक और बंद दूसरा कि नन्हा पौधा एक गगन को छूने को बढ़ता है। नन्हा पौधा एक गगन को छूने को बढ़ता है। लता गुल्म बन किसी पेड़ की डाली पर चढ़ता है। आरी से कट जाता है, फटकर ईंधन बनता है। ईंधन बनकर अंत समय में भट्टी में जलता है। जलकर बनता धुआं, धुआं बन जाता नभ में दूर। जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर। और अंतिम बंद है इसका। सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है एक दिन कि जलने वाला काठ कोयला राख बना करता है। जलने वाला काठ कोयला राख बना करता है। जीवन भी तो जलते जलते खाक बना करता है। रोटी भी तो पचकर गलकर मिट्टी बन जाती है। रोटी भी तो पचकर गलकर मिट्टी बन जाती है। दुनिया की हर एक वस्तु मिट्टी में मिल जाती है। राजा रंक सभी जन एक दिन, राजा रंक सभी जन एक दिन बनकर उड़े कपूर। जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर। जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ उपस्थित होने के लिए परमिशन, क्योंकि मैंने आपसे परमिशन मांगी थी कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ। और सुषमा मैम आपका बहुत धन्यवाद। एक ट्रू टीचर की तरह आप हैंड होल्डिंग करके मुझे बहुत अच्छी जगह पर जोड़ती हैं, तो उसके लिए शुक्रिया करती हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है सिर्फ मेरी कवियत। कभी चांद सी चमकना चाहती हूँ, कभी दिनकर सी दमकना चाहती हूँ। कभी चांद सी चमकना चाहती हूँ, कभी दिनकर सी दमकना चाहती हूँ। कभी सितारों सी हर ओर जगमगाना चाहती हूँ। और कभी कभार दुनियावी चकाचौंध से भाग कहीं दूर छिप जाना चाहती हूँ। कभी बदली बनकर झरझर बरसना चाहती हूँ, कभी वनस्पति बन परहित में जुटना चाहती हूँ। कभी रेगिस्तान सी हर दिशा में फैल जाना चाहती हूँ। और कभी कभार अपने घर की चार दीवारी में बस
दुबक जाना चाहती हूँ। बड़ी सिरफिरी सी है, बड़ी सिरफिरी सी है मेरे दिल के मौसम की हर पल बदलती तबीयत। और इतना बदल जो रही हूँ तो सवाल तो उठेंगे। एक और छोटी कविता, कितना बदलोगे? उन्होंने पूछा कितना बदलोगे? मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने पूछा कितना बदलोगे? मैंने कहा पता नहीं। फिर उन्होंने पूछा क्यों बदलना है? मैंने कहा जीवन की नियति है बदलना, दुनिया की फितरत है बदलना। समय की चाल बदलती है, ब्रह्मांड में चांद तारों की जगह बदल जाती है। ग्रहों के आंकड़े भी बदलाव के अधीन रहते हैं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन समय चक्र के अनुसार बदलते रहते हैं। हफ्ते बीतते हैं, महीने बदलते हैं, साल बीतते हैं, युग बदल जाते हैं। सभ्यताओं में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। पल पल रंग बदलती सतरंगी दुनिया के साथ मैं भी बदलना चाहती हूँ। अब पूछा उन्होंने कब तक बदलोगे? मैं बोली जब तक जीवित हूँ हर पल बदलती रहूंगी, बढ़ती रहूंगी, संवरती रहूंगी, लक्ष्य साथ अग्रसर होती रहूंगी। बदलना फितरत नहीं मेरी, जरूरत है बदलते समय की। काम चलता नहीं सम रहने में, बदलना फितरत नहीं, जरूरत है बदलते समय की। काम चलता नहीं सम रहने में, यूं तो मुझे भी कहाँ भाता है ऊर्जा नष्ट करना बस बदलने में। यूं तो मुझे भी कहाँ भाता है ऊर्जा नष्ट करना बस बदलने में। धन्यवाद। मैं सिर्फ 3 लोगों से पहले मिल चुका हूँ, मैडम माधुरी सुबोध जी, मानव और स्वाति। बाकी सबसे पहली बार ही मिल रहा हूँ। तो और इतना जल्दी सफर ये हो गया, 4-5 महीने में। एक कार्यक्रम था किसी मंच पर, वहाँ पर माधुरी जी मुख्य अतिथि के रूप में थी, तो वहाँ एक मैंने मुक्तक सुनाया था। तो आपने मेरा मुक्तक सुना और बोले नहीं आप दीजिए, मैं शत्रुपा में आपको प्रकाशित करती हूँ। शत्रुपा में आपने पढ़ा भी होगा शायद। तो ऐसे ही, और अभी देखो इतनी जल्दी ही दूसरी संगोष्ठी में भाग ले रहा हूँ आपके साथ में। चलो, मैं जैसा कि मेरा स्वभाव है, मैं पहले भारत माता के लिए 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी एक कविता पे आऊँगा। मैं हूँ लाल भारत का, तू मेरी माता है। मैं हूँ लाल भारत का, तू मेरी माता है। देखे घूर कर तुझको ना मुझको भाता है। देखे घूर कर तुझको ना मुझको भाता है। करूं तुझ पे मैं अपने प्राण न्योछावर, करूं तुझ पे मैं अपने प्राण न्योछावर। तेरा ये लाल चरणों में अपना सर झुकाता है। तेरा ये लाल चरणों में अपना सर झुकाता है। मैं ज़्यादातर वीर रस पे लिखता हूँ, लेकिन कुछ व्यंग भी लिखे हैं, तो मैं सोचा कि आज एक व्यंग आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। हमारे जहाँ भी हम लड़काई रहते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं, यहाँ भी वहाँ पानी की समस्या होती है ये अक्सर। और हमारे साथ में हुआ तो ऐसा लगा है पानी कौन ज़्यादा यूज़ करता है पता ही नहीं चलता। तो कमेटी ने एक सुझाव दिया कि मैंने सबके अलग अलग मीटर होने चाहिए, तो पता चलेगा कि पानी कौन ज़्यादा यूज़ करता है। अब हमारे घर में भी अगर ज़्यादा यूज होता है तो मैं बताऊँगा नहीं। अब मुझे ये आ गया कि यार पानी अगर ज़्यादा यूज़ होता है और हमारे घर में भी होता है, तो अब उसका कैसे मतलब तोड़ निकाला जाए, तो उसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी, आप सबके सामने प्रस्तुत है। अपने घर में लगा दिया जी पानी का मीटर, अपने घर में लगा दिया जी पानी का मीटर। और रीडिंग देखूं बार बार मैं तो पानी पीकर, और रीडिंग देखूं बार बार मैं तो पानी पीकर। डॉक्टर बोला जी तुम पानी खूब पियो,
डॉक्टर बोला जी तुम पानी खूब पियो, और ज्यादा पानी पियो तो ज्यादा दिन जियो, और ज्यादा पानी पियो तो ज्यादा दिन जियो। कैसे मैं बतलाऊं दुविधा क्या है भीतर, और अपने घर में लगा दिया जी पानी का मीटर। अच्छा, कुछ लोगों को इससे मतलब परेशानी और कुछ लोगों को फायदा भी है, तो आगे देखिएगा। घर में देख के मित्रों को दशा हुई खराब, घर में देख के मित्रों को दशा हुई खराब, इनके टॉयलेट जाने का भी रखना होगा हिसाब, इनके टॉयलेट जाने का भी रखना होगा हिसाब। और जो भी जाता अंदर मेरी नजर थी उस पर, अपने घर में लगा दिया जी पानी का मीटर। अब देखिए आगे, बंद पड़ी नलकी को करूं बार बार मैं बंद, बंद पड़ी नलकी को करूं बार बार मैं बंद, और सपने में भी आता अब तो पानी का प्रबंध, सपने में भी आता अब तो पानी का प्रबंध। और आधे को भी मैं कहता पूरा लीटर, और अपने घर में लगा दिया जी पानी का मीटर। और कुछ लोगों को इससे फायदा भी हुआ। अब तो मैं खाने का प्याला भी होगा प्योर, अब तो मैं खाने का प्याला भी होगा प्योर, और बिन पानी के होगा चीयर्स और नशा पुरजोर, बिन पानी के होगा चीयर्स और नशा पुरजोर। रम हो विस्की या फिर हो बियर, अपने घर में लगा दिया जी पानी का मीटर। अच्छा, बेशक कितना भी यंग हो, लेकिन फिर भी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी परिवार सहित कर लिया इंतजाम, मैंने भी परिवार सहित कर लिया इंतजाम, छुट्टी के दिन पहुंच जाऊं बिना बुलाया मेहमान, छुट्टी के दिन पहुंच जाऊं बिन बुलाया मेहमान। पर पानी अवश्य बचाना, पर पानी अवश्य बचाना, खुदा कहो या ईश्वर, अपने घर में लगा दिया जी पानी का मीटर, और रीडिंग देखूं बार बार मैं तो पानी पीकर। धन्यवाद। तो समय बहुत कम है, मैं सिर्फ एक गजल के 4-5 शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। हम सब यहाँ लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो यहीं से इस गजल का मतलब सुनिएगा कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज, कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज, कि हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज। शेर सुनिए कि सफर कहां से कहां तक का करता रहता है, कि सफर कहां से कहां तक का करता रहता है, कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज, कि कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज। और शेर सुनिए कि जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, कि जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज, कि हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज। और शेर सुनिए कि हुई जो लकड़ियां सीली तो जलना मुश्किल था, कि हुई जो लकड़ियां सीली तो जलना मुश्किल था, जलाने उनको कई बार फिर जला कागज, कि जलाने उनको कई बार फिर जला कागज। और शेर सुनिए कि हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गांवों में, कि हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गांवों में, खबर विकास की लेकर मगर गया कागज। बहुत शुक्रिया। कि खबर विकास की लेकर मगर गया कागज। और शेर सुनिए कि था हालचाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, कि था हालचाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, बहुत ही खास था लाया जो डाकिया
कागज। बहुत शुक्रिया कि बहुत ही खास था, लाया जो डाकिया कागज। और इस गजल का अंतिम शेर, सबके हाथ में मोबाइल, सुनिएगा कि हुआ जमाना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, कि हुआ जमाना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा। कि हुआ जमाना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा कागज। वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज। बहुत बहुत था मुझे भी कि मैं एक कविता सुना दूं और, लेकिन समय को देखते हुए मैंने सोचा कि रहने देते हैं। लेकिन अब जब इधर से कहा गया है तो मैं सुना देती हूँ। और ये कविता भी बिल्कुल अलग जगह से है और ये कविता टेक्स्ट बुक में भी लगी है, तो पढ़ती हूँ इसको। इसका शीर्षक है हसरत। गांव के मकान की भंडरिया में एक अरसे से रखी पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे, सबको भनक लग गई है कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह होने को है। अब तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। कढ़ाई ने कलछुल से, कलछुल ने चमचे से, चमचे ने परात से कहा, खूब रौनक होगी घर में, सारे रिश्तेदार जो आएंगे, हम भी खूब नाचेंगे खटर पटर, कभी नानी, कभी चाची, कभी मौसी, तो कभी बुआ के हाथों। व्यंजनों की कल्पना करने लगे हैं सभी बर्तन, कर रहे हैं आपस में खुशी खुशी चटर पटर, याद कर रहे हैं बड़े भैया की बिटिया का ब्याह। हफ्तों पहले जमा हुए रिश्तेदार, धूमधाम चहल पहल, बिटिया की विदाई और साथ ही अपनी भी विदाई। तब से हम बंद हैं इस भंडरिया में, कढ़ाई ने उदास होकर कहा। खबर लाई है कलछुल कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से। कि खबर लाई है कलछुल कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से। यूं तो इस बात से खुश हैं पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे कि हो गया छोटे भैया की बिटिया का ब्याह। पर अफसोस, अफसोस इस बात का है कि ना तो घर में हुई रौनक, न जमा हुए रिश्तेदार और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का, और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का। सुषमा जी ने मुझे माधुरी जी से न्यूयॉर्क में मिलवाया था। एक डायस्पोरा का प्रोग्राम था, वहाँ पर हम मिले थे और तब से इतने अच्छे हमारे रिश्ते बन गए कि मैं आज इतने सारे लोगों से मिल पा रही हूँ। बहुत बहुत आभार। सीधे सीधे बात पर आती हूँ। जब न्यूयॉर्क डायस्पोरा की बात हो रही थी कि हम सब आज यहाँ हिंदी की वजह से जुड़े हैं, क्योंकि एक हिंदी है जिसने हमें जोड़ा हुआ है, और जो सुषमा जी या और भी बहुत सारे लोग जो बाहर लिख रहे हैं हिंदी में। मेरा जो शोध है वो गिरमिट श्रमिकों पर है, और मैं ये बताना चाहूँगी कि मॉरिशस 1833-34 के बाद से 1920 तक भारत से बहुत सारे श्रमिक गिरमिट या अनुबंध पर गए थे 5 साल के, और वो आज भी फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम में हिंदी को और भारतीय संस्कृति को पल्लवित पोषित कर रहे हैं। तो लेकिन उस समय जब वो गए थे तो उन्हें अंग्रेजी के सामने या और जो डच फ्रेंच थी उनके सामने हिंदी टूटल फूटल ऐली गैली लगती थी। उस पर एक कविता लिखी है, मैं माँ हिंदी पर। माँ हिंदी कविता का शीर्षक है, माँ तो माँ है ना, चाहे वो सजी धजी हो या मैली कुचैली, परिष्कृत हो या ऐली गैली, मानक हो या टूटल फूटल, किचन में हो या संसद में, मॉरिशियन साड़ी में हो या सरनामी वेश में, फिजी पोशाक में हो या नैताली मैक्सी में, नैताल दक्षिण अफ्रीका में, हाँ, त्रिनिदाद के परिधान में हो या जमाइका के लिबास में, रहेगी तो महतारी ही ना, जिसके आंचल में है खुशबू मेरे वतन की, जिसके गले लगकर मिलता है मुझे सुकून, जिससे मैं बांटूं अपने मन की दुख, दर्द, पीड़ा, प्रेम, संवेदना सभी, जो फेरे मेरे सिर पर हाथ तो घावों को जो मोर पंख सा छुला दे, उसके अंक में मैं पाऊं खुद को महफूज, वो मेरी माँ है
मेरा गर्व, मेरी शान, मेरी पहचान उसी से। क्या बात। एक छोटी सी कविता अपने बारे में। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि मैंने 20 साल बाद पढ़ाई दोबारा शुरू की और पिछले साल मुझे पीएचडी अवार्ड हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। तो एक जो लिखी थी उस कविता का शीर्षक है फिर से चमकी है शरारत मेरी आंखों में, शायद लगाया है सुरमा रूह को ठंडक देने वाला। अरसे बाद खोली है उलझी चोटी, लहराए हैं बाल खुली हवा में, पहने हैं कान में अल्लड़ता के झुमके, उतार दी है कुंठाओं से भरी भारी साड़ी, सजाई है तन पर मलमल की कलमकारी, पूरी हुई है साथ मिली है फुर्सत एक मुद्दत के बाद, नशे में डूबी हूँ मैं सातवें आसमान पर, जो चढ़ा है मुझ पर अक्षरों का, बहुत वर्षों से सोई नहीं थी अवसाद में, अब चढ़ी है खुमारी हर पल आनंद में, जी करता है बांटूं सबको अपने कजरोटे का काजल, बालों की कमर, सुनाऊं सबको मेरे झुमकों की खनक, दिखाऊं सबको मेरी साड़ी के चमकती फूल, सिखाऊं सबको अब सारे गमपा, हो जाए सारा जग मदहोश आनंदमय, चिर शाम बुद्धि। ये विदेशी भूमि पर ही जो हमारी कर्म भूमि है उस पर ही बैठ के लिखा गया है। वो मिला न हिंदुस्तान वहाँ, बस कर्म धर्म है शान वहाँ, बस कर्म धर्म है शान वहाँ, पर मिला न हिंदुस्तान वहाँ। दिनकर रजनीसा ये तन मन, जो देह अछूता प्राण धन, नर्तन करता रहता प्रतिशत, अनुराग भरा ये मन आंगन, ये मिलता हो आभास जहाँ, वो मिला न हिंदुस्तान वहाँ। उपवन में कोकिल आवागमन वो कुहुक मंगल गायन, एहसास की देहरी पर सावन में पींग बढ़ाते हो साजन, रहा मन विचलित उचाट वहाँ, पर मिला न हिंदुस्तान वहाँ। लल जाए तड़ित सा जब मन, लल जाए तड़ित सा जब मन, वारिद ने सजल किए अपने नयन, लल जाए तड़ित सा जब मन, वारिद ने सजल किए अपने नयन, खिलती हुई डोली आस किरण, लो प्रीत के उलझे अंकुर, है हृदय भूमि पद चाप जहाँ, वो मिला न हिंदुस्तान वहाँ। अब बंद है। मगन मयूरा सुरभित उपवन, फल फूल शाख के आभूषण, अनुराग भरा सस्मित वंदन, श्वासों में पिरोए रतन धन, मुस्कान युक्त नृत्यगान जहाँ, वो मिला न हिंदुस्तान वहाँ। इतना ही या एक छोटी और सुना दीजिए। अच्छा है, अलग सुर है आपका। ये प्रीत है इसका जो टाइटल है। ताल वृद्ध धड़कन में रमते श्वास सुरों में सजे हुए तुम, ताल वृद्ध धड़कन में रमते श्वास सुरों में बसे हुए तुम, हर्षित पुलकित हृदय तरंगे, भोर गीत रच बसे हुए तुम, अधरों पर मुस्कान तुम्ही से सजी हुई है, अब रात कटेगी कैसे चित्ता लगी हुई है, हास जगह सोने मन मस्तिष्क, प्यार श्रृंगार बन सजे हुए तुम, पंखुड़िया से सुंदर शीतल रूप नगर प्रिय बने हुए तुम, अधरों शब्दों के बीच जिंदगी फंसी हुई है, अब रात कटेगी कैसे चिंता लगी हुई है, सांझ ढले धुंधले ख्यालों में उमड़ भावों में मिले हुए तुम, क्रीड़ा करती चली देखनी पीड़ा गाथा में बुने हुए तुम, व्याकुलता की प्रीत सुहागिन सजी हुई है, अब रात कटेगी कैसे चिंता लगी हुई है। अब बंद है इसका। प्रेम नक्शे मस्तिष्क, अक्षर प्रेम नक्शे मस्तिष्क, मन मृग कस्तूरी बने हुए तुम, कली कमसिन के वन मन भवरे, मन चितवन में बसे हुए तुम, विशाल हृदय की आतुर शाखा फैली हुई है, रतन रात कटेगी कैसे चिंता लगी। और धन्यवाद। लिखने में मैं गजल लेता हूँ, लेकिन थोड़ी कविता के हिसाब से जो लिखी गई है उसको पहले पढ़ देता हूँ।
आप एक गजल और एक कविता। तो कविता इस तरह से है कि एक बार मन में आया कि पत्थर, फूलों पे बहुत लिखा गया, पत्थर भी देखा जाए कभी। तो मतलब हुआ है जी, अल्लड़ यौवन का मद देखा, देखा सब तरुणाई में, अल्लड़ यौवन का मद देखा, देखा सब तरुणाई में, पंगत की रस्सी से घिसटा गोरी की अंगड़ाई में। पंगत पे जाए तो निशान देख सकते हैं आप उसमें। पानी को समझा था अपना, पानी को समझा था अपना, निर्मल उसका रूप भया, धीरे धीरे चलकर काटा देखो किस चतुराई में, धीरे धीरे चलकर काटा देखो किस चतुराई में। अगला है जी, नीचे पाँव के मैं कुचला मंदिर मस्जिद की सीढ़ी, नीचे पाँव के मैं कुचला मंदिर मस्जिद की सीढ़ी, सूफी संतों ने भी रोंदा बस अपनी इठलाई में। सिर से सिर मेरा टकराया, सिर से सिर मेरा टकराया, मानव ने चतुराई से, कोड़ी के भावों में बिकता फर्शों की भरपाई में। जिंदा दिल था जीवन मेरा, सड़कों सा चलता फिरता, जुमले भी होते थे दिलकश मेरे दिल हरजाई में। हम ठहरे परदेसी जाने कितनी रातों के जागे, आकर देखा ना तुमने भी आंखों की गहराई में। जी, सदियों से मैं भटका प्यासा दिल की दुनियादारी में, ढूंढा खुद को आखिर मैंने अपनी ही परछाई में। मतलब खाली देहरी सूना आंगन, बैठा कब से मैं तन्हा, खाली देहरी सूना आंगन, बैठा कब से मैं तन्हा, वो तो जन्मों का निर्मोही देखा क्या हरजाई में। अलग यौवन का मत देखा, देखा सब तरुणाई में, पंगत की रस्सी से घिसटा गोरी की अंगड़ाई में। तो दूसरा मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ इसको। तरन्नुम में स्वामी बहर है लेकिन जल्दी से मतलब है जी, जब सामने हो सागर साकी कुछ और मुझे दिखता ही नहीं, जब सामने हो सागर साकी कुछ और मुझे दिखता भी नहीं, मीना की हुई इस कुल कुल में कुछ और मुझे सुनता भी नहीं। मगरूर नहीं है हम साकी, उल्फत ने हमें बदनाम किया, हमको यूं ही तन्हा रहने दो कुछ और मुझे जचता ही नहीं। तुम प्यार मोहब्बत क्या जानो, तुमने न किसी से प्यार किया, हम थाम को दिल को बैठे थे, तुमने मुड़ देखा भी नहीं। बातें दिल की नाजुक कितनी अंदाज लगाना मुश्किल था, हो तुम ही सनम नसाजे हस्ती, नादान था दिल समझा भी नहीं। ये कौन सी रुत मितवा आई, पत्ते भी सजर से दूर हुए, क्या फिर से बहारें आएंगी, ऐसा तो अभी लगता भी नहीं। एहसान तेरा ए तन्हाई, तुझसे ही बयाने हाल किया, आदि तमशानो शौकत का बिखरा जब फिर संभला भी नहीं। और लास्ट रंजिश दिल में पाले बैठे रिश्ते अपने सब उलझे मिले, हम बखियागरी में खोए रहे, अपना ये मर्म समझा भी नहीं। मझधार में कश्ती जब आई, पतवार भी छूटी निर्मोही, साहिल पे तमाशा ही सबसे सुध लेने कोई आया भी नहीं। जब सामने हो सागर साकी कुछ और मुझे दिखता भी नहीं, मीना की हुई इस कुल कुल में कुछ और मुझे सुनता भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जब ऐसे भाव ये मेरी इस पहली पुस्तक में था। मेरी कविता संग्रह ख्वाबों की चांदनी से एक कविता है, अमरूद का पेड़। क्योंकि जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू कश्मीर के रूप में है। कविता का शीर्षक है अमरूद का पेड़। जम्मू के अपने घर में जहाँ बचपन गुजरा,
जम्मू के अपने घर में जहां बचपन गुजरा, माँ का लगाया एक अमरूद का पेड़ था। कितना अच्छा लगता था झूला डालकर झूलना उस पर, कितना खुशगवार लगता था उसके नीचे चारपाई बिछाकर किताबें पढ़ना और रेडियो सुनना। सर्दियों की गुनगुनी धूप में उसके नीचे बैठकर परिंदों के गीत सुनना और अमरूद तोड़कर खाना। कितने जादुई थे वो लम्हे। जिंदगी लम्हों की लड़ियों का तो खूबसूरत नाम है। एक छोटी छोटी खुशियों भरे लम्हों का गवाह था वो अमरूद का पेड़। आज उससे बहुत दूर हूं मैं, लेकिन मन के आंगन में फिर से उग आया है बचपन से जवानी की दहलीज तक साथ रहने वाला वो अमरूद का पेड़। एक छोटी सी नज्म और है, चाहतों का सफर। जिस तरह से मैंने कहा कि कश्मीर मेरी रूह में है। जहलम पर बने 7 पुलों के नीचे, जहलम पर बने 7 पुलों के नीचे वादी में डोंगे में बैठकर फिर से गुजरने को जी चाहता है। बावला मन देखता है कहीं खास, कभी चाहता है 4 चिनार की छांव तले बैठना, कभी चाहता है जाफरान की खुशबू की तरह हवा में घुलकर बिखर जाना, कभी चाहता है चांदनी रात में ढल झील में शिकारे पर बैठकर निहारते रहना शंकराचार्य, हारी पर्वत, परी महल और चांदनी सी सफेद हसरत पर दरगाह को। जब हम डल लेक पे बैठते हैं शाम रात में, चांदनी रात में, तो एक तरफ परी महल दिखता है, एक तरफ हसरत पर दरगाह दिखती है, एक तरफ हारी पर्वत दिखता है और एक तरफ परी महल दिखता है। और यही तो है हमारी कश्मीरियत और गंगा जमनी तहजीब है। दस्ते दुआ यहाँ की हवा का झोंका, यही तो चाहता है मन, यही तो है मेरी चाहतों का सफर। बहुत शुक्रिया। उपस्थित जनों को इला कुमार का नमस्कार। मंच के प्रति सम्मान प्रकट करती हूँ। माधुरी सुबोध जी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया। जैसा कि माधुरी जी ने कहा था कि मैं कविता पढ़ूँ या फिर मैं उपनिषद पर कुछ बोलूँ, तो मैं उपनिषद पर ही बोलना चाह रही हूँ। कविता पढ़िए। अपनी बात मैं शुरू करती हूँ गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद कहानी से। यहाँ मैं बृहद आरण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्य कांड के एक अंश पर केंद्रित करती हूँ। बृहद आरण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्य जी जो हैं वे बहुत बड़े ब्रह्मवेत्ता थे, अगाध ज्ञान के मालिक थे और सबसे बड़ी बात उनके अंदर एक अभय था, निर्द्वंद अभय। मेरे हिसाब से वह जो कैरेक्टर था याज्ञवल्क्य जी का, वह उसे मैं कहती हूँ डॉन। ज्ञान परंपरा के डॉन थे वो। तो ये बात ऐसे शुरू हुई थी कि राजा जनक ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी सहस्त्र गौओं को दान में देने की। और विशेष बात यह थी कि हर गाय के दोनों सींगों पर 10-10 सोने के पर्ण मतलब टुकड़े बंधे हुए थे। तो उन्होंने घोषणा की जनक ने कि जो इस सभा में ब्रह्मनिष्ठ हो वह इन गौओं को ले जाए। तो पांचाल, कुरु सभी देशों से दूर दूर से पंडितगण आए हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन गायों को ले जाए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा अपने शिष्य सोमश्रवा को कि इन गायों को आश्रम की ओर हाँक दो। इसके बाद पंडितों में नाराजगी की लहर फैल गई। उनके बीच खुजुर होने लगी कि यह कि अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ समझता है। तो जो अश्वल नाम के पंडित थे उन्होंने पूछा, कई प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क्य जी ने सभी के उत्तर दिए और उनसे बहुत लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। आर्तभाग, कहोल, उद्दालक, बहुत सारे लोगों ने, शाकल्य, आरुणि,
लेकिन उन्होंने सभी के जवाबों के इस तरह सभी के जवाब दिए हैं, न कान है, न मन है, न प्राण है, उसमें न अंदर है न बाहर है, वह कुछ भी नहीं खाता और उसे कोई भी नहीं खा सकता। याज्ञवल्क्य इस ब्रह्म ज्ञान को इतने सुंदर ढंग से बताते हैं और कहते हैं कि जो इस लोक में इस अक्षर, इस ब्रह्म को न जानकर हवन यज्ञ सहस्त्रों वर्षों तक तप करता है, वह सब बेकार जाता है। जो कोई भी इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से मरकर जाता है, वह कृपण है। और जो इस अक्षर को, इस ब्रह्म को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण की इतनी सुंदर परिभाषा बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने दी कि इसका कोई जवाब नहीं। ऐसे तो बाकी सभी उपनिषदों में भी ब्रह्म को, आत्म को ही तरह तरह से बताया गया है। मुख्य उपनिषद 11 है, लेकिन 108 उपनिषदों का नाम भी बहुत प्रचलित है और उपनिषदों की कहा जाता है उसकी कुल संख्या 1008 है, हालांकि इस पर विवाद है। उपनिषद हमें तरह तरह से शिक्षित करते हैं, स्थूल सूक्ष्म दोनों जहां की बात हमें बताते हैं। मुख्य रूप से उपनिषद हमें आत्म की ही बात बताते हैं। वे हमारे लिए ऐसी दुनिया के दरवाजों को खोल देते हैं जो हमारी बुद्धि को अल्टीमेट ट्रुथ की ओर ले जाता है। परम सूत्र तत्वमसी से हमारा परिचय कराते हैं और उपनिषद हमें उन सूत्रों से परिचित कराते हैं जो हमें ज्ञान के वैभव से भर देते हैं, जीवन को सार्थक और सफल बना देते हैं। बस मैं यही कहूँगी। क्षणिकाएं आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। आश्वासन, ढेरों आश्वासन ढेरों विश्वास पर तुम न बदले, बदलता कैसे समाज। ढेरों आश्वासन ढेरों विश्वास पर तुम न बदले, बदलता कैसे समाज। एक दूसरी और छोटी सी देखिए। अजनबी शहर में अपनेपन की तलाश में कई बार लुटा ठगा गया अपने ही लोगों के बीच में। खुशियां लगे हजारों ठहाके, छिड़े हजारों कहे खुशियां औरों के लिए, गम सिर्फ अपने लिए। धन्यवाद आप सबका। कविता यहाँ आपसे संबंधित कविताएं काफी कही गई। बच्चे और माँ के संबंध को लेकर के कविता लिखी गई। क्या लिखा गया आप खुद जानेंगे और किस परिवेश से भी आप जान लेंगे। शीर्षक है वह खुश था। वह जानता है आज भी बस एक ही आदमी का खाना है, परोस दिया है मां ने उसके लिए। आज दूसरा दिन है तो क्या आज भी बस पानी पर ही रहेगी मां। वह जानना चाहता है। वह खाता है पहला कौर और गुस्से में आ जाता है। कहता है मां से, यह क्या बना दिया है तूने, मैं नहीं खा सकता इसे, कितना खराब है इसका स्वाद, ले जरा खाकर देख तू। करना दे थू थू और ठूस देता है मां के मुंह में बड़ा सा निवाला। खाती है मां, हैरान है, कहती है स्वाद तो है, फिर ठूस देता है एक और निवाला और कहता है जरा ठीक से बता खाकर। खाती है मां, हैरान है, फिर कहती है क्या है इसमें, स्वाद तो है। और ऐसा वह कई बार करता है। मां भी दोहराती है कई बार परेशान सी। वह खुश था, मां को पता ही नहीं चला था कि उसने क्या किया था।
मैं ये समझता हूँ कि या ये मेरी अपनी फितरत है कि मैं उम्मीद में बहुत विश्वास करता हूँ। तो शीर्षक कविता का जब उम्मीद में आप विश्वास करते हैं तो ऐसा ही शीर्षक आएगा कि बहुत कुछ है अभी। कितनी भी भयानक हो सूचनाएं, क्रूर हो कितनी भी भविष्यवाणियां, घेर लिया हो चाहे कितनी ही आशंकाओं ने, पर है अभी शेष बहुत कुछ। अभी मरा नहीं है पानी, हिल जाता है जो भीतर तक सुनते ही आग। अभी शेष है बेचैनी बीज में, अभी शेष है बेचैनी बीज में। अभी नहीं हुई चोट अकेली, है अभी शेष दर्द पड़ोसी में उसका। है अभी घरों के पास मुहावरों में मंडराती छतें। है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर। गीतों के पास है अभी वाद्य यंत्रों के पास है अभी सपने, सपनों के पास है अभी नींदें, नींदों के पास है अभी रातें, रातों के पास है अभी एकांत, एकांतों के पास है अभी विचार, विचारों के पास है अभी वृक्ष, वृक्षों के पास है अभी छाए, छाहों के पास है अभी पथिक, पथिकों के पास है अभी राहें, राहों के पास है अभी गंतव्य, गंतव्य के पास है अभी क्षितिज, क्षितिजों के पास है अभी आकाश, आकाशों के पास है अभी शब्द, शब्दों के पास है आकाशों के पास है अभी शब्द, शब्दों के पास है अभी कविताएं। शब्दों के पास है अभी कविताएं, कविताओं के पास है अभी मनुष्य, मनुष्य के पास अभी पृथ्वी है। अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर, बहुत कुछ।